वाली प्रोफेसर पूनम सिंह जी, विभाग के वरीय प्रोफेसर कल्याण कुमार झा जी, अपनी वाग्मिता से आप सबको अभिभूत करने वाले भाई प्रोफेसर वीरेंद्रनाथ मिश्र जी, हिंदी विभाग के स्वर्णिम भविष्य की ओर संकेत करने वाले हमारे युवा साथी डॉक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर सुशांत कुमार, डॉक्टर उज्ज्वल आरोप, डॉक्टर संध्या पांडेय और डॉक्टर पुष्कर कुमार, हमारी आत्मा के विस्तार, हमारे विद्यार्थी जन, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व का स्मरण करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं जिन्होंने अपने कर्तृत्व से इस हिंदी विभाग को एक अलग पहचान दी थी। प्रोफेसर रेवती रमन हिंदी विभाग के अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य रहे। 40 वर्षों तक यहां उन्होंने अनवरत सेवा की, एक शिक्षक के रूप में, एक आलोचक के रूप में, एक कवि के रूप में, एक संपादक के रूप में उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। प्रोफेसर रेवती रमन आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी 20 से अधिक प्रकाशित कृतियां उन्हें हमारे बीच एक आलोचक के रूप में, एक कवि के रूप में उपस्थित कर रही हैं। रेवती रमन सहज व्यक्ति थे, लेकिन यह सहजता उन्होंने अनवरत साधना से प्राप्त। पूर्वी चंपारण के मेहसी अंचल में एक गांव है मोहम्मदा, वहीं चौबे टोला में 16 फरवरी 1955 को उनका जन्म हुआ था। गांव की पाठशाला से उनकी शुरुआत हुई, फिर महसी उच्च विद्यालय से उन्होंने मैट्रिक किया, इंटरमीडिएट की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की MP सिन्हा साइंस कॉलेज। स्नातक में वे लंगर सिंह महाविद्यालय में आए और पहले अंग्रेजी प्रतिष्ठा के विद्यार्थी, साहित्य में उनकी रुचि थी। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजी से बेहतर मैं हिंदी भी कर सकता हूं। उस समय हिंदी विभाग में अनेक नामवर लोग थे। श्यामनंदन किशोर जी अध्यक्ष थे, प्रोफेसर कामेश्वर शर्मा थे, प्रोफेसर रामस्वागत चौधरी अभिनव थे। अनेक ऐसे लोग जिन्हें पूरा हिंदी प्रदेश जानता था, वे लंगर सिंह महाविद्यालय में हिंदी विभाग को सुशोभित कर रहे थे। उन्होंने वहां नामांकन कराया और प्रतिष्ठा की परीक्षा में वे विश्वविद्यालय में प्रथम। 1974-76 बैच में उन्होंने हिंदी से MA किया। विश्वविद्यालय की राजनीति के कारण MA में उन्हें प्रथम स्थान नहीं आ सका, लेकिन MA की परीक्षा देने के बाद उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें समस्तीपुर के एक संबद्ध महाविद्यालय में व्याख्याता बना दिया गया। वहां कुछ ही दिनों उन्होंने सेवा की, उनका परीक्षा फल निकला और उसके बाद उनकी पहली नियुक्ति हुई साहेबगंज कॉलेज, साहेबगंज जो झारखंड में है। उस महाविद्यालय में प्रधानाचार्य थे डॉक्टर शिवशंकर सहाय वर्मा।
हिंदी के ही प्राध्यापक थे और कामायनी पर उनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है जो कभी राष्ट्रमल से छपी थी, वहीं भी अध्यापन कर रहे थे। और शिवशंकर सहाय वर्मा जी की पुत्री से उनके विवाह की बात चल रही थी। उसी समय यहां का विज्ञापन निकला। उस समय कुलपति द्वारा 6 महीने के लिए अस्थायी नियुक्ति की जाती थी। रेवती जी ने यहां साक्षात्कार दिया। साक्षात्कार इतना अच्छा हुआ कि कुलपति ने कहा कि इसे पीजी डिपार्टमेंट में रखो। उस समय स्नातकोत्तर विभाग लंगर सिंह महाविद्यालय में चला। 11 जनवरी 1980 को रेवती रमन जी ने हिंदी विभाग में व्याख्याता के रूप में योगदान। यह वह दौर था जब इमरजेंसी का दंश लोग झेल चुके थे। एक नई सरकार गठित हुई और वह गिर चुकी थी। एक अव्यवस्था का माहौल था। उस समय रेवती रमन जी इस विभाग में आए। उनके आने के कुछ ही दिनों के बाद यह विभाग लंगर सिंह महाविद्यालय से यहां चला आया। उस समय विभाग में एक से एक दिग्गज प्राध्यापक थे। प्रोफेसर श्याम नंदन किशोर, प्रोफेसर कामेश्वर शर्मा, प्रोफेसर राम स्वारथ चौधरी अभिनव, प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन प्रसाद, प्रोफेसर रमेश किरण, प्रोफेसर महेंद्र मधुकर, प्रोफेसर आशा किशोर, प्रोफेसर अवधेश्वर अरुण, प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह, प्रोफेसर विमलेश कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर भगवान लाल सहनी और प्रोफेसर गणेश प्रसाद सब रेवती जी के अध्यापक रहे। उस समय रेवती जी को अपने को सिद्ध करना, उन्होंने पूरी निष्ठा से अध्यापन। कामेश्वर शर्मा उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने घोषणा की कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो है इसका अध्यापन रेवती रमन करें। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं अवकाश प्राप्त करूंगा तो कामायनी का अध्यापन भी रेवती रमन करें। रेवती जी से मेरी पहली मुलाकात अत्यंत नाटकीय ढंग से एमए में नामांकन कराने के लिए मैं विचार कर रहा था कि मैं बिहार विश्वविद्यालय में रहूं या मैं पटना विश्वविद्यालय जाऊं। बिहार विश्वविद्यालय में कुछ शिक्षकों के नाम मैंने सुन रखे थे। मैं बेटिया से मुजफ्फरपुर आया। यहां किताब की एक दुकान थी, साहित्य लोक। उसी दुकान में जाकर मैंने पूछा कि श्याम नंदन किशोर जी का आवास कहां है। मैं जब स्नातक का विद्यार्थी था तो किशोर जी उस समय कुलपति थे और वे मेरे महाविद्यालय में गए थे। उस समय एक कवि गोष्ठी हुई थी जिसमें छात्र कवि के रूप में मैंने भी पाठ किया। किशोर जी ने मेरी पीठ थपथपाई थी। एक नाटक हुआ था, उसमें भी मेरी एक भूमिका। तो मैं उन्हें जानता और मैं अवधेश्वर अरुण जी को जानता था। जब मैं इंटर का विद्यार्थी था उस समय विद्या के कार्यक्रम में
अवधेश्वर अरुण जी पधारे थे। अन्य लोगों के मैंने नाम सुने। 1982 में स्वाधीन कलम नेपाली नामक एक पुस्तक छपी थी। पुस्तक के संपादक थे डॉक्टर अवधेश्वर अरुण और डॉक्टर राम प्रवेश सिंह। उस पुस्तक में एक लेख रेवती रमन जी का, धारा से अलग हटकर उन्होंने नेपाली की काव्य संपदा पर विचार किया था। नाम अपरिचित था, लेकिन लगा कि इस युवा आलोचक में शक्ति। साहित्य लोक में जब मैंने पूछा तो एक सज्जन ने पूछा कि आप कौन हैं? मैंने कहा कि मैं तो अपने आप को मनुष्य मानता हूं। अब आपके ऊपर है कि आप मुझे क्या माने। पूछा कि नहीं, आप अपना परिचय दीजिए। मैंने कहा कि मैंने स्नातक किया है, मुझे एमए करना है, तो मैं यहां के कुछ शिक्षकों से मिलना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि आपके एक शिक्षक आपके सामने बैठे, कहने वाले थे रविंद्र उपाध्याय और सामने बैठे हुए थे रेवती। तो इस तरह रेवती रमन से पहली मुलाकात। फिर मैं यहां विद्यार्थी हुआ तो मैं कक्षाएं कम करता। कम करने के पीछे कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिनका उल्लेख मैं यहां करना नहीं। शाम में हम लोग शफी दाऊदी मार्केट में शेर सिंह की चाय की दुकान थी, उसी दुकान पर मिलते थे और रेवती जी की चाय हम लोग पीते। तो इस तरह एक साहित्यिक संबंध भी बना और मुजफ्फरपुर में सबसे पहले किसी साहित्यिक समारोह में मैं रेवती रमन जी के सौजन्य से ही उपस्थित हुआ था और उसमें मुझे एक महत्वपूर्ण भूमिका रेवती जी की एक विशेषता यह थी कि वे अहंकार से मुक्त थे और विद्यार्थियों से उनका संबंध मित्रवत था। मित्र शब्द एक सांस्कृतिक शब्द है। मित्र सूर्य को भी कहते हैं, जिससे प्रकाश मिले, जो आपके भीतर के तम को दूर करे, वही आपका मित्र होता है। रेवती रमन जी के पास विद्यार्थियों की लंबी कतार लगी रहती थी। वे पुस्तकें खरीदते थे, उनका अध्ययन करते थे और विद्यार्थियों को प्रेरित करते थे, उन्हें पुस्तक देते। उस समय यहां जो विराट व्यक्तित्व थे, जिनसे मिलने में विद्यार्थियों को भय लगता था, उनके समानांतर एक ऐसा युवा व्यक्तित्व यहां तैयार हो रहा था जिसमें सहृदयता थी, जिसमें परोपकार की भावना थी, जो विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना अपना धर्म समझता था। एमए करने के बाद मैं इस शहर से चला गया, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस शहर में मेरी भूमिका एक मुसाफिर की तरह है। शोध कार्य के लिए मैंने यात्राएं की, लेकिन जब कभी मैं मुजफ्फरपुर आता था तो रेवती रमन जी से जरूर मिलता था। उनकी आत्मीयता, वे मेरे शिक्षक थे, लेकिन बराबर मुझे उन्होंने अपना भाई, अपना मित्र समझा। 1993 में मगध विश्वविद्यालय से स्थानांतरित होकर जब मैं यहां आया और विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में पदस्थापित हुआ, तो दो लोग बहुत प्रसन्न हुए। एक
स्वर्गीय विमलेश कुमार श्रीवास्तव जी 1994 में एक दुर्घटना में उनकी मौत, और रेवती रमन जी। संयोग ऐसा हुआ कि विश्वविद्यालय परिसर में मुझे जो क्वार्टर मिला, मेरे क्वार्टर के ऊपर रेवती रमन जी, तो विभाग के बाद ही हम लोग मेरा रेवती जी को मैंने गहरी साधना करते हुए 1982 में उस लेख के बाद रेवती रमन को दो ऐसे व्यक्तित्व मिले जिन्होंने उनकी प्रतिभा पहचानी और उन्हें मंच दी। एक थे दस्तावेज के संपादक प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, और दूसरे थे अक्षरा के संपादक डॉक्टर प्रभाकर सूत्री। रेवती जी ने पुस्तक समीक्षाओं से अपने आलोचकीय जीवन की शुरुआत की। आप गौर से उनकी पुस्तक समीक्षाओं को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वे रचनाकार की अंतर्दृष्टि को पहचानने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी पुस्तक समीक्षाएं सतही समीक्षाएं नहीं हैं, पुस्तक के महत्व को, रचनाकार के अभिप्राय को उनकी पुस्तक समीक्षाएं पूरी तरह से स्पष्ट करती रही हैं। उनकी पहली पुस्तक जब छपी, कविता और मानवीय शक्ति, उस पुस्तक के बाद हिंदी आलोचना के क्षेत्र में रेवती जी पहचाने गए, और फिर तो उनकी किताबें आती गई। सर्जक की अंतर्दृष्टि, महाकाव्य से मुक्ति, काव्य विमर्श निराला, ये किताबें सिर्फ लिख देने के लिए नहीं लिखी। आप काव्य विमर्श निराला को देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि निराला को देखने की एक नई दृष्टि उस पुस्तक में। निराला पर बहुत लोगों ने लिखा और महत्वपूर्ण भी लिखा। रामविलास शर्मा ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, दूधनाथ सिंह ने, और जब मैंने पूछा कि यह पुस्तक तो बहुत अच्छी है, तो उन्होंने कहा कि यह गुरु का प्रसाद है। प्रमोद बाबू निराला का अध्यापन करते थे, मौलिक चिंतक थे। अंत में उनकी कक्षा होती थी 1:20 से 2:10 तक, और वे 4 बजे तक कक्षाएं लेते। लगातार भूख लगी हुई है, लेकिन विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो छूट जाऊंगा। तो उन्होंने जो भी वर्ग में कहा उसको ग्रहण करके उसे एक नया रूप दिया। काव्य विमर्श निराला में प्रोफेसर रेवती रमन ने, यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में अर्थहरण पर विचार किया। उन्होंने जो कहा है उसका अभिप्राय है कि कवि जरूर चोरी करेगा। हमारे बीच कई कवि लोग बैठे होंगे, उन्हें इसका अनुभव होगा। और बनिया जरूर डंडी मारेगा। जो कवि चोरी करके पचा लेगा वह महाकवि हो जाएगा, और जो बनिया डंडी मार के छिपा लेगा वह महाजन। मतलब यह है
कि वस्तु तो हमें परंपरा से मिलती है। राम कथा पर वाल्मीकि ने भी लिखा, भवभूति ने भी लिखा, कीर्तिवास ने भी लिखा, तुलसीदास ने भी लिखा, निराला ने भी लिखा। कथा एक है लेकिन सबकी व्यथा अलग अलग है। तो रेवती रमन जी ने पचाया और उसे एक नया रूप दिया। आप काव्य विमर्श निराला को देखेंगे तो निराला की जो अंतःचेतना है, निराला के काव्य शिल्प का जो वैशिष्ट्य है, आप उससे परिचित। वह एक महत्वपूर्ण कृति, उसके 2 संस्करण हुए। आज वह पुस्तक एक तरह से अनुपलब्ध है। हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल रेवती रमन संचयिता का प्रकाशन हो और उसमें उस पुस्तक के महत्वपूर्ण अंश को हम डाल सकें। कहा जाता है कि जो प्राध्यापक आलोचक होता है वह प्राध्यापकीय आलोचना करता है, वह एकेडमिक अधिक। रेवती रमन की आलोचना मध्य की आलोचना है। वैसे व्यक्ति भी वे मध्य मार्गी थे। मैं अक्सर परिहास में कहता था कि अब पढ़ता पढ़ता, कब वामपंथ और कब दक्षिण पंथ, लेकिन वे मध्य मार्गी और हमारे देश को मध्य मार्ग रूझता है। बुद्ध भी मध्य मार्गी थे, गांधी भी मध्य मार्गी थे। तो रेवती रमन जी ने विद्यार्थियों के लिए भी पुस्तकें लिखी। चिंतामणि प्रकाश, स्कंदगुप्त पर, भारत दुर्दशा पर उनकी पुस्तकें आई अभिव्यक्ति प्रकाशन से। और छात्रों में, प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षार्थियों में वे पुस्तकें काफी लोकप्रिय हुई। मुजफ्फरपुर में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का निराला निकेतन में बैठकर शास्त्री जी ने जो साहित्य रचा वह साहित्य कालजयी। शास्त्री जी पर कई लोगों ने लिखे, लेकिन सबसे प्रामाणिक, सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ और सबसे अधिक मर्मस्पर्शी लेखन रेवती जी कितने सहृदय थे। जब 2016 में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की शताब्दी का आयोजन हो रहा था, साहित्य अकादमी और विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यहां आयोजन होना था। रेवती जी तत्पर थे। मैं कल्याण के साथ उन दिनों विश्वविद्यालय में था। उन्होंने मुझे खींचा और आयोजन सचिव बना। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के निराला निकेतन में मिल रही थी। इसके कुछ व्यक्तिगत कारण थे, लेकिन रेवती जी कहते थे कि तुम शास्त्री जी का साहित्य पढ़ो, तुम्हारी धारणा बदल जाएगी। जब 2016 में शास्त्री जी पर आयोजन हुआ तो मैंने शास्त्री जी के साथ था और बाद में मैंने एक लंबा लेख लिखा, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की साहित्य साधना। शोध निकष में जब वह लेख छपा तो 10 बजे रात रेवती जी ने फोन किया कि वाह, तुमने बहुत अच्छा लिखा।
तुमने सारी पुस्तकों का उल्लेख कर दिया, तो वे दूसरों को प्रोत्साहित, किसी ने कहा है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, यदि चलना है जमाने के साथ लेके चलो। तो रेवती जी जमाने को साथ लेकर चलने वाले सिद्ध आचार्य, समर्थ आलोचक और समर्थ कवि। रेवती जी की मानवीय संवेदना कितनी गहरी थी, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2020 21 जनवरी विभाग में परीक्षा चल रही थी, विश्वविद्यालय की परीक्षा। मैं केंद्राधीक्षक था। उसी समय मुझे खबर मिली कि मेरे भाई, जो मेरे सर्वाधिक निकट थे, हम लोग दो शरीर थे लेकिन दोनों के प्राण एक थे, दिल्ली अस्पताल में उनकी मौत। वे ठीक हो रहे, लगा कि घर आ जाएंगे, उनकी मौत हो गई। जब यह खबर मैंने सुनी तो मैं औसम न मैं रो रहा था, न मैं। श्री विक्रम जी आए, समझाने की कोशिश की, चले गए, कोई असर नहीं हुआ। कल्याण जी ने भी आके देखा। अंत में रेवती जी आए और मुझसे लिपट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा यह भाई अभी जिंदा है। कहा कि तुम्हारे भैया को मैं पहचानता हूं, आगे आ जाइए। तुम दोनों भाइयों के प्रेम को मैंने देखा है। तुम्हारे वे भाई गुजर गए, लेकिन मैं हूं। आप महसूस कीजिए। आगे आ जाइए, यहां आइए। नेपथ्य की संभावनाएं समाप्त हो गई, मंच पर ही संभावना। जब अस्पताल में स्वस्थ होने के क्रम में उन्होंने मुझे फोन किया कि सतीश मैं बच गया, बहुत जल्दी मुलाकात। उनसे जो बात हुई उसके 2 दिन बाद दिल्ली से मनोज मोहन का फोन आया कि रेवती जी की स्थिति बहुत गंभीर। मैं उग्र हो गया। हमने कहा कि मूर्ख, तुम दिल्ली बैठा है, तुम क्या जानता है पटना की स्थिति? आगे नहीं कुछ पता। और मैं पूरी रात जगा। रेवती जी का जाना मेरे लिए मेरे सौभाग्य का चला जाना, क्योंकि अपना हर सुख, अपना हर दुख हम दोनों एक दूसरे से शेयर करते। मैंने रेवती जी को कई रूपों में, कैसे उन्होंने अपनी गृहस्थी संभाली, अपने बच्चों को स्कूटर पर बिठा के वे विद्यालय पहुंचाते थे और फिर विद्यालय से घर लाते। आटा भी अगर पिसाना हो, सब्जी लानी हो, दूध लाना हो, घर में अतिथि आ गए, पत्नी व्यस्त है, उनको चाय पिलानी हो, तो रेवती जी सक्रिय हो। यह रेवती जी की इसी पारिवारिक निष्ठा और कर्मठता की देन है कि उनके तीनों पुत्र व्यवस्थित हैं। प्रारंभ में हम दोनों साथ बैठते थे। महाबलियों का समय था और हम दोनों इधर अलग बैठते थे। हीरा मोती हम लोगों को कहा जाता। तो हीरा मोती के रूप में हम दोनों जाने जाते थे। उस समय
शोध निर्देशक बनना बहुत कठिन था। जो पुराने गुरु थे वे चाहते ही नहीं थे कि युवा लोग शोध कार्य करावें। यहां डीआरसी में हम लोगों का विषय पास हो जाता था और पीजीआरसी में जाके वह विषय रेकॉर्ड बैक हो जाता। रेवती जी ने एक बार कहा कि तुम क्या करता है? हमने कहा कि मैं, आप मेरे भी टीचर हैं, उससे सीनियर हैं, आप सक्रिय होइए। कहा कि आज मैं तुमको खेल दिखाऊं। ये कार्यक्रम हो रहा था, मधुकर जी अध्यक्ष थे, विद्यार्थियों का कार्यक्रम था, शिक्षक दिवस का। विद्यार्थी रसगुल्ले लेके आए शिक्षकों के लिए। रेवती जी ने कहा मैं नहीं खाऊं। उसके बाद उनको मधुकर जी मनाने लगे, रेवती खा लो। कहा नहीं खा लेते हैं, विद्यार्थियों ने प्रेम से। तुम कहता है मेरे 2 विषय रिजेक्ट हो गए, ये 2 रसगुल्ले हैं। एक विषय रिजेक्ट हुआ, उसके लिए एक रसगुल्ला था, फिर दूसरा रसगुल्ला। तो रेवती जी के विरोध का ढंग जो था वो था। कभी कभी मैं सोचता हूं कि 27 वर्षों तक भी मुझे कैसे झेलते हैं। मैं बार बार उन पर उग्र हो जाता। कुछ देर के लिए हम लोगों की बातचीत बंद हो जाती थी, लेकिन मेरे शिक्षक होने के बावजूद वे ही मुझे बनाते थे। इतना सहज, इतना विराट, इतना आत्मीयत था उनका व्यक्तित्व। मुझे याद है कि जब 29 फरवरी 2020 को वे अवकाश ग्रहण करने वाले थे, तो मैंने कहा कि आप अपनी एक पांडुलिपि कीजिए, पुस्तक प्रकाशन की व्यवस्था विभाग करेगा हमारी ओर से। उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तो पुस्तक की भूमिका तुम लिखो। उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी पुस्तक की भूमिका मैं नहीं लिखूंगा। क्या तो सूरज को दीपक दिखाना, आज तक मेरी पुस्तक नहीं। अंत में उन्होंने बाध्य किया, जैसे तैसे मैंने भूमिका लिखी। जब उनका विदाई समारोह हो रहा था, उस समय यह एक पुस्तक आई थी, रेवती रमन होने का साथ। आप में से जिन लोगों ने यह पुस्तक देखी होगी, उन्होंने यह महसूस किया होगा कि उनको चाहने वाले कितने लोग। बहुत लोगों की रचनाएं हम लोग नहीं दे पाए समय अभाव के कारण। और जब रेवती जी का निधन, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जो साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष हैं, जो हिंदी के जाने माने कवि आलोचक हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और भावुक होकर फोन किया। उन्होंने कहा कि सतीश, दस्तावेज का एक अंक मैं चाहता हूं रेवती रमन जी पर हिसाब हो। हम लोग इस कोशिश में हैं कि एक अंक उन पर आवे। रेवती रमन जी आज भौतिक रूप में भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन रेवती रमन जी ने अपने 40 वर्षों के अध्यापन काल में, व 40 वर्ष यहां का अध्यापन काल, अनेक प्रातिभ लोगों का निर्माण किया है। उनकी निर्मिति आज उनके आचार्य व्यक्तित्व का साक्ष्य दे रही है। जब भी रेवती जी की याद आती है, मुझे लगता है कि मैं अतीत में हूं। एक दिन मैंने सपना में देखा रेवती जी को। कहा कि सतीश, विभाग तो बहुत ठीक हो गया है, लेकिन एक विज्ञान भी होना चाहिए। हिंदी साहित्य का विभाग है,
फूल पौधे रहेंगे तो वातावरण रचनात्मक बना रहेगा। रेवती जी का चला जाना हमारे वजूद का खंडित हो जाना। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम उनकी स्मृति को नमन कर रहे हैं और इस मंच से हम यह विश्वास दिला रहे हैं कि हमारा यह हिंदी परिवार उनके सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। रेवती रमन जी, इधर आओ। जब समाप्त हो रहा है तो आप रेवती रमन जी की उपलब्धियां हमारे बीच हैं। रेवती रमन जी का कृतित्व हमारे बीच है। उनके निधन के बाद उनकी जो अंतिम तैयार पुस्तक थी साध के अनुरूप सृजन, वह पुस्तक में तैयार कर गए। देखिए कितनी ईमानदारी थी कि मेरा लेख देखने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ कविता पक्ष पर ही लिखता हूं, मैं भी उनके साहित्य पर लिखूंगा। और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के समग्र साहित्य का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने एक पुस्तक तैयार की, साथ के अनुरूप सृजन। अभी कुछ दिन पहले फरवरी में संभवतः हम लोगों ने उसका लोकार्पण किया था। रेवती रमन जी का आखिरी आलोचनात्मक लेख नामवर से विभाग की जो शोध पत्रिका है शोध मनीषा, उसमें वह लेख छपा हुआ है। आप देखेंगे कि नामवर जी जो स्वयं कविता से आलोचना में आए, रेवती जी भी कविता से आलोचना में आए थे। मैं उनके संघर्ष के दिन जब याद करता हूं, जब इंटरमीडिएट में यहां उन्होंने नामांकन कराया तो उनके भाई किराए के एक मकान में रहते थे उनकी जगह। उस मकान के बरामदे में ये सोते और इस तरह उन्होंने अपना निर्माण किया। रेवती रमन का कृतित्व ही नहीं, उनका व्यक्तित्व भी हमारे लिए प्रेरक है। किसी ने यूं ही नहीं कहा है कि जिनके लोगों के हंसी आमने सामने मुझे अब ही लोग तेरे जाने वाले होंगे। आज हम रेवती जी का स्मरण कर रहे हैं। यह कोई औपचारिक स्मरण नहीं है। जब तक यह विभाग रहेगा, विभाग की उपलब्धियों का उल्लेख होगा तो उसमें सदा का पुरुष की तरह रेवती रमन जी का नाम आता रहेगा। मैं एक बार फिर उन्हें नमन करता हूं, यह कहते हुए कि ये नैन सजल उठते हैं जब याद आती है। वे नहीं है लेकिन उनकी यादों के उजाले हमारे बीच हैं। कभी बशीर बब्र ने कहा था कि उजाले अपनी यादों के लिए हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी शाम हो जाए। रेवती जी के नाम पर आज हिंदी विभाग में एक उद्यान का लोकार्पण। हम उन्हें अपने प्रेरक के रूप में, अपने अग्रज के रूप में और इस विभाग के यश विस्तारक के रूप में बराबर स्मरण रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर उन्हें नमन करता हूं
और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे बीच प्रोफेसर रमेश रिकम्भर जी, जो स्वयं बहुत व्यस्त हैं, आज शाम में भी एक कार्यक्रम का आयोजन है, रमेश जी उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। प्रोफेसर पूनम जी, उनको मालूम हुआ और ये यहाँ उपस्थित हो गई। प्रोफेसर पुष्पा गुप्ता जी, जिन्होंने अभी अभी आंख का ऑपरेशन कराया है, धूप में प्राय नहीं निकलती है, लेकिन रेवती जी की आत्मीयता की शक्ति है। ये सब लोग हमारे बीच हैं। अब 5 मिनट बाद नीचे जो उद्यान है उसका लोकार्पण होगा और फिर आप लोग बैठे रहिएगा, यही